हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। नाज़िया आज भी उस दिन को याद करती है तो उसका दिल हल्का सा कांप उठता है। शादी के दिन वह कितनी खुश थी। मायके का आंगन रोशनी से भरा हुआ था। हर तरफ हंसी, दुआएं और मुबारकबादें। उसकी माँ बार बार उसे सीने से लगाकर कह रही थी, बेटी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, ससुराल में सब तुम्हें प्यार करेंगे। नाज़िया ने भी यही सोचा था। उसे लगा था कि अब उसकी जिंदगी में एक नया रिश्ता जुड़ने जा रहा है, जहाँ सास माँ जैसी होगी, घर अपनापन देगा और पति उसका सहारा बनेगा। इमरान पढ़ा लिखा सुलझा हुआ लड़का था। शादी से पहले जब भी बात होती वह बड़े प्यार से कहता, नाजिया, तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। ये घर अब तुम्हारा है। इन बातों पर नाजिया का दिल भरोसे से भर जाता। शादी के बाद जब वह इस घर में आई तो हर चीज उसके लिए नई थी। नई रसोई, नए बर्तन, नए लोग और नई जिम्मेदारियां। पहले ही दिन आबिदा बेगम ने उसे समझा दिया था, बहू, ये घर बड़ा है, यहाँ सब काम वक्त पर होने चाहिए। देर सवेर हमें पसंद नहीं। नाजिया ने सिर हिलाकर हामी भर दी थी। उसे कोई शिकायत नहीं थी। वह खुद तो साबित करना चाहती थी। सुबह सबसे पहले उठना, नमाज पढ़कर रसोई में जाना, सबके लिए चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, घर की सफाई, फिर दोपहर का खाना। दिन कब निकल जाता उसे खुद पता नहीं चलता। शुरुआत में वह थक जाती थी, लेकिन मन में एक सुकून रहता था कि वह सब ठीक कर रही है। कभी कभी काम करते हुए अचानक उसकी माँ का चेहरा आंखों के सामने आ जाता। मायके में अगर जरा सा भी सर दर्द होता, माँ फौरन माथे पर हाथ रख देती थी। तबीयत ही ठीक नहीं लग रही क्या? चल लेट जा। यहाँ अगर तबीयत खराब भी होती तो पहले काम, बाद में आराम। नाज़िया खुद को समझाती, हर घर में ऐसा ही होता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे फर्क महसूस होने लगा। अगर खाना जरा कम नमक का हो जाए तो ताना, अगर रोटी थोड़ी मोटी हो जाए तो नसीहत, अगर थक कर दो पल बैठ जाए तो तिरछी नजर। आबिदा बेगम का हर वाक्य जैसे उसके दिल में चुभता चला जाता। बहू होकर इतना आराम अच्छा नहीं लगता। हमारे जमाने में तो शादी के बाद लड़कियां ढीली पड़ जाती थी। नाजिया हर बात चुपचाप सुन लेती। वह जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि सब्र ही सबसे बड़ा गहना है। इमरान ज्यादातर समय ऑफिस के काम से बाहर रहता। जब वह घर पर होता तो नाजिया की आंखों में छुपी थकान को महसूस कर लेता। तुम बहुत थक जाती हो, वह कहता, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। लेकिन नाजिया बस हल्की सी मुस्कान के साथ कह देती, सब ठीक है। वह नहीं चाहती थी कि घर में कोई बात बिगड़े। पिछले कुछ दिनों से नाजिया की तबीयत ठीक नहीं थी। शरीर में दर्द, सिर भारी और हल्का हल्का बुखार। उसने सोचा, आज थोड़ा आराम कर लूंगी, फिर ठीक हो जाऊंगी। लेकिन घर में आराम की इजाजत कहाँ थी। उसी सुबह दवा खाकर वह बस 2 पल बैठी ही थी कि बहू बहू कहाँ ऐश कर रही हो तुम। आबिदा बेगम की आवाज ने उसकी सोच तोड़ दी। नाजिया घबराकर उठी और उनके सामने आकर बोली, क्या हुआ अम्मी जान? और यहीं से शुरू हुआ वह दिन जो नाजिया की जिंदगी के सबसे भारी दिनों में से एक बन गया। क्या हुआ अम्मी जान? नाजिया ने डरते डरते पूछा था। लेकिन आबिदा बेगम की आंखों में उस पल कोई नरमी नहीं थी। ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे तोल रही हो कि बहू काम के लायक है या नहीं। सुबह से देख रही हूँ, कभी यहाँ बैठी हो, कभी वहां। घर का काम अपने आप हो जाएगा क्या? नाज़िया का दिल जोर से धड़क उठा। उसने धीरे से सिर झुकाया और कहा, अम्मी जान, मैंने सब काम निपटा दिए हैं। बस दवा खाकर थोड़ा बैठ गई थी। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। आबिदा बेगम के होठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कान आ गई। शादी के बाद से यही बहाने सुन रही हूँ। हमारे जमाने में तो बहुएं बुखार में भी पूरा घर संभाल लेती थी। ये शब्द सीधे नाज़िया के दिल में उतर गए। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसके पलकों को जोर से भींच लिया। वह जानती थी यहाँ आंसू दिखाना कमजोरी माना जाता है। बिना कुछ कहे वह रसोई की ओर मुड़ गई। रसोई में कदम रखते ही उसे लगा जैसे सिर घूम रहा हो। गैस जलाते हुए हाथ कांप गए। उसने दीवार का सहारा लिया। उसने दीवार का सहारा लिया, गहरी सांस ली और खुद को संभाला। सब ठीक है, बस थोड़ा बुखार ही तो है, वह खुद से कहने लगी। रोटियां बेलते बेलते रोटियां बेलते समय उसकी उंगलियों में दर्द हो रहा था। तवा गर्म था,
माथे से पसीना बह रहा था। सब्जी चलाते वक्त आंखों के सामने धुंध सी छा गई। बीच बीच में वह चुपके से अपने आंसू पोंछ लेती, कहीं कोई देख न ले। उसे याद आया, मायके में अगर ऐसा होता तो माँ जबरदस्ती उसे कमरे में सुला देती, काम बाद में होगा, पहले मेरी बेटी ठीक हो जाए। ये सोचकर उसका गला भर आया। किसी तरह खाना तैयार हुआ। नाज़िया ने थिकी सांस के साथ सब बर्तन सलीके से सजा दिए। तभी आबिदा बेगम रसोई में आ गई। उन्होंने एक एक चीज को देखा और फिर शुरू हो गया तानों का सिलसिला। दाल जरा पतली नहीं हो गई, स्वाद कुछ फीका है, आलू ठीक से गले नहीं, चावल ज्यादा पक गए हैं, रोटियां कहीं मोटी कहीं पतली। हर वाक्य के साथ नाजिया का सिर और झुकता चला गया। वह कुछ बोलना चाहती थी कि बुखार में भी उसने पूरी कोशिश की, हाथ कांप रहे थे, शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। अब आबिदा बेगम बाहर चली गई तो नाजिया चूल्हे के पास ही खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, बिना आवाज के, बिना शिकायत के। उस पल उसे पहली बार लगा, शायद इस घर में उसकी मेहनत से ज्यादा उसकी चुप्पी की कीमत है। शाम ढलते ढलते घर में रौनक बढ़ गई। गांव में चाचा जान का पूरा परिवार आ चुका था। बैठक में हंसी ठहाके गूंज रहे थे, कोई पुराने किस्से सुना रहा था, कोई बच्चों की बातें कर रहा था। और रसोई में नाजिया अकेली थी, कभी चाय बनाती, कभी प्लेटें लगाती, कभी पानी भरती। उसके कदम अब लड़खड़ाने लगे थे, सर भारी हो गया था, माथा तप रहा था, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। चाय की ट्रे उठाते समय उसके हाथ बुरी तरह कांप गए। पल भर को लगा ट्रे गिर जाएगी। उसने दांत भींच लिए और मुस्कान ओढ़ ली। मेहमान है, सब ठीक होना चाहिए। वह खुद को समझा रही थी। बुखार अब तेज हो चुका था। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। उसे लग रहा था जैसे वह दिखाई तो दे रही है, लेकिन किसी को महसूस नहीं हो रही। सबकी नजर में वह सिर्फ एक बहू थी, जो काम करती है, जो थकती नहीं, जो बीमार नहीं पड़ती। उसका दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था। इमरान की याद आई। अगर वह यहाँ होता तो शायद कह देता, बस अब बैठ जाओ। लेकिन आज वह अकेली थी और उसकी मजबूरी को समझने वाला कोई नहीं था। जब सबने खाना खा लिया तो आबिदा बेगम की आवाज आई, बहू, मेहमानों वाला कमरा ठीक कर दो, साफ चादर बिछा देना। नाजिया को उस वक्त तेज भूख लगी थी, पेट में मरोड़ उठी, लेकिन उसने प्लेट वहीं रखी और बिना कुछ खाए उठ गई। कमरे में चादर बिछाते हुए उसके आंसू गद्दे पर गिरने लगे। क्या मेरी भूख की कोई कीमत नहीं? वह मन ही मन सोचने लगी। अब फरजाना आपा ने उसकी हालत देखी, जो समीर की चाची थी, और उसे आराम करने को कहा, तो नाजिया के दिल में एक उम्मीद सी जागी। लेकिन डाइनिंग टेबल पर बैठते ही वह उम्मीद भी टूट गई। बस सूखी रोटियां, पानी सी दाल और दाने। चट्टी रोटी खाते हुए हरने वाला उसे अपने वजूद को छोटा करता हुआ लगा। यही वो हिस्सा है जहां नाजिया की चुप्पी को आवाज मिलती है और कहानी एक नया मोड़ लेती है। नाजिया चुपचाप डाइनिंग टेबल के पास बैठी थी, प्लेट में सूखी रोटियां और तीखी हरी चटनी, दाल इतनी पतली कि जैसे सिर्फ नाम भर की हो। उसके हाथ कांप रहे थे, बुखार से पूरा बदन तप रहा था। फिर भी उसने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और चटनी में डुबोया। पहला निवाला मुंह में रखते ही उसकी आंखें भर आईं। ये भूख का दर्द नहीं था, ये उस अपमान का दर्द था जो हर निवाले के साथ उसके गले से उतर रहा था। पीछे से आबिदा बेगम की कड़ी आवाज आई, जल्दी खाओ, रात हो रही है, इसके बाद अभी सफाई भी करनी है। नाजिया का हाथ वहीं रुक गया। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्दों ने जैसे उसका साथ छोड़ दिया। भरे गले से उसने धीरे से कहा, अम्मी जान, मेरे लिए तो ढंग का खाना कुछ बचा ही नहीं, सब्जी भी खत्म हो गई है। उसकी आवाज में भूख भी थी, लेकिन थकान भी, और बहुत कुछ ऐसा जो वे कह नहीं पा रही थी। आबिदा बेगम ने उसकी ओर देखा तक नहीं, तो तुम्हें हिसाब से खाना बनाना चाहिए था, अब देखो कुछ तो बचा होगा। उन्होंने प्लेट की तरफ उंगली उठाई। ये हरी चटनी पड़ी है, इतनी तीखी बनाई थी कि किसी ने छुई तक नहीं, चटनी रोटी खा लो। ये सुनते ही नाजिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह वहीं खड़ी रह गई, बुखार में भूखी थकी हुई। उसकी मेहनत का हिसाब चटनी और सूखी रोटी में तोला जा रहा था। नाज़ी ने बिना कुछ कहे प्लेट में चटनी डाली, रोटी तोड़ी और कुर्सी पर बैठ गई। खन्ने वाला उसके लिए भूख मिटाने से ज्यादा अपने आत्मसम्मान को निगलने जैसा था। उसके कानों में माँ की आवाज गूंजने लगी, बेटी, कभी किसी को इतना मत सहने देना कि तुम्हें खुद से नफरत होने लगे। लेकिन वह क्या करती? ये घर उसका ससुराल था, या उसकी खामोशी ही उसकी पहचान बन चुकी थी। उसी वक्त पानी की बोतल भरने के लिए कमरे से बाहर आई और फरजाना आपा उसकी नजर अचानक नाजिया की प्लेट पर पड़ी।
वे एक पल को छिटक गई। ये क्या? उन्होंने हैरानी से पूछा। फिर जरा ध्यान से देखा, सूखी रोटी और चटनी, और नाजिया का कांपता हुआ हाथ। उनका चेहरा सख्त हो गया। आबिदा, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, तुम अपने ही घर की बहू को चटनी रोटी का भोग क्यों लगा रही हो? कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। आबिदा बेगम हड़बड़ा गई। दीदी, खाना कम पड़ गया था। फरजाना आपा ने तुरंत जवाब दिया। तो बहू के लिए कुछ बना देती। मेहमानों से ज्यादा हक तो उसी का है, जो दिन भर काम में लगी रही। फिर उन्होंने कड़े स्वर में कहा, हमारे घर में अगर कभी बहू भूखी रह जाए तो मैं खुद रसोई में खड़ी होकर उसके लिए कुछ न कुछ बना देती हूँ। आबिदा बेगम झेप गईं। दीदी, घर की बहू को इतना सिर पर नहीं चढ़ाते। ये सुनते ही फरजाना आपा का सब्र टूट गया। तुम इस घर की मुखिया हो, उन्होंने दो टूक कहा। अगर इस घर में कोई खाली पेट सो जाए तो क्या ये तुम्हारे लिए शर्म की बात नहीं है? नाज़िया की आगे फटी की फटी रह गई। आज पहली बार किसी ने उसकी तरफ से आवाज उठाई थी। फरजाना आपा नाज़िया की ओर मुड़ी। उनकी आवाज अब नरम थी। बहू, अगर ये नहीं बना सकती तो मैं अभी तुम्हारे लिए फटाफट आलू की भुजिया बना देती हूँ। इतना कहकर वे रसोई की ओर बढ़ी। नाज़िया की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये उस राहत के थे जो उसे बहुत देर बाद मिली थी। आबिदा बेगम यह सब देख रही थी। उन्हें जैसे पहली बार नाज़िया की हालत साफ दिखाई दी। कांपते हाथ, पीला चेहरा और आंखों में जमी हुई थकान। उन्होंने जल्दी से कहा, अरे दीदी, आप मेहमान हैं, आप आराम कीजिए, मैं बहू के लिए कुछ बना देती हूँ। ये सुनकर नाज़िया को यकीन ही नहीं हुआ। आज तक उसकी सास ने उसके लिए कभी कुछ नहीं बनाया था। आबिदा बेगम रसोई की ओर बढ़ते हुए बोली, बहू, तुम थोड़ा इंतजार करो, 10 मिनट में तुम्हारे लिए भुजिया बना लाती हूँ। नाज़िया की आंखें भर आईं। उसने आभार भरी नजरों से फरजाना आपा की ओर देखा। आज पहली बार किसी ने उसे यह एहसास दिलाया था कि इस घर की बहू की भूख भी उतनी ही अहम है जितनी सबकी। वह मन ही मन सोचने लगी, शायद सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। उस रात नाजिया को नींद नहीं आई। बुखार के कारण बदन तप रहा था और मन के भीतर अजीब सी उथल पुथल मची थी। आबिदा बेगम ने उसके लिए आलू की भुजिया बनाई थी, लेकिन नाजिया मुश्किल से ही 2-3 कोर खा पाई। थकान इतनी थी कि खाना भी बोझ लग रहा था। फरजाना आपा उसके पास आकर बैठी। नरमी से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बहू, तुम बहुत हिम्मत वाली हो, हर कोई इतना सह नहीं पाता। इतना सुनते ही नाजिया के बात टूट गए। वह रो पड़ी, बिल्कुल बच्चों की तरह। परसों का जमा दर्द, थकान और बेबसी आंसुओं के साथ बाहर आ गई। आपा, मैं कोशिश करती हूँ कि सब ठीक रहे, वह सिसकते हुए बोली, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे मेरी कोई अहमियत ही नहीं। फरजाना आपा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। बेटी, गलती तुम्हारी नहीं है। अक्सर घरों में बहू से ज्यादा उम्मीदें होती हैं और समझ कम। सुबह हुई लेकिन नाज़िया बिस्तर से उठ नहीं पाई। बुखार तेज था, सिर दर्द से फटा जा रहा था। आबिदा बेगम कई बार कमरे के बाहर से गुजरी। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि घर इतना खाली लग रहा है। जब नाज़िया रसोई में नहीं थी, दोपहर तक नाज़िया नहीं उठी, तो फरजाना आपा ने साफ शब्दों में कहा, आबिदा, इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। आबिदा बेगम के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। वह कमरे में गई। नाज़िया पसीने से भीगी हुई थी, चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्हें देखते ही आबिदा बेगम का दिल कांप उठा। उन्हें अचानक अपना अतीत याद आ गया। वह भी कभी किसी घर की बहू थी, वह भी बुखार में काम करती थी, वह भी चुपचाप सब सहती थी। फर्क बस इतना था, कभी किसी ने उनके लिए आवाज नहीं उठाई थी। शायद इसी वजह से उन्होंने वही शक्ति आगे बढ़ा दी थी। उनकी आंखें नम हो गईं। शाम तक इमरान शहर से लौट आया। घर का माहौल देखकर वह समझ गया कि कुछ ठीक नहीं है। जब उसने नाजिया को बिस्तर पर पड़ा देखा तो घबरा गया। ये सब क्या हुआ? उसने परेशान होकर पूछा। फरजाना आपा ने एक एक बात उसे बता दी। बुखार, काम, भूख, ताने, सब कुछ। इमरान का चेहरा सख्त हो गया। वह सीधे माँ के पास गया। अम्मी, उसकी आवाज भारी थी, नाजा मेरी पत्नी है, लेकिन उससे पहले वह एक इंसान है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आबिदा बेगम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पहली बार बिना गुस्से से कहा, मुझसे गलती हो गई बेटा। फिर वे नाजिया के पास आई, धीरे से बोली, बहू, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गई थी कि तुम भी किसी की बेटी हो। नाजिया ने कांपती आवाज में कहा, अम्मी जान, मैं सिर्फ थोड़ी समझ चाहती थी। आबिदा बेगम ने उसका हाथ थाम लिया। अब तुम्हें अकेला नहीं महसूस होने दूंगी। अगले दिन कुछ दिन तक नाजिया को पूरा आराम दिया गया। इमरान ने खुद रसोई संभाली, आबिदा बेगम ने भी हाथ बटाया। घर में धीरे धीरे एक नई हवा बहने लगी। काम अब बंटने लगा था।
तानों की जगह बातें होने लगी थी। नाज़िया की आंखों में फिर से चमक लौट आई थी। फरजाना आपा जाते वक्त नाज़िया से बोली, याद रखना बहू, चुप रहना हमेशा सही नहीं होता। नाज़िया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उस दिन उसने समझ लिया, सम्मान मांगा नहीं जाता, लेकिन जब सहन की हद टूटे तो आवाज उठाना जरूरी हो जाता है। क्योंकि बहू भी इंसान होती है। घर की बहू सिर्फ जिम्मेदारियों की गठरी नहीं होती, वह भी थकती है, बीमार पड़ती है और सम्मान की हकदार होती है। जब घर की औरत खुश होती है तो घर खुद ब खुद जन्नत बन जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर और पर सेलेक्ट करें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल ऑल इन वन स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक लाइक, एक शेयर और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, आप इस कहानी को कौन सी सिटी से देख रहे हैं ये भी जरूर बताना, और अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं वो भी जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी एक और अच्छी कहानी के साथ, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।